गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाजार की रूप या फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंतर्गत एकाधिकार बाजार के उदय होने के कारण के विषय में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एकाधिकार के अर्थ और एकाधिकारी की विशेषताएं पढ़ चुके हैं हम लोग, और आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एकाधिकार बाजार के उदय होने के क्या कारण हैं। आशा करती हूँ कि इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था आप उसको अच्छे तरह से लर्न कर ली होंगी और उसको समझ गई होंगी। मैं बार बार आग्रह करती हूँ आपसे कि जो आपको नहीं समझ में आता है आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके या फ़ोन कॉल करके अवश्य मुझसे पूछें, तो इसके विषय में आपको मैं समझाऊँगी जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एकाधिकार बाजार के उदय होने के क्या कारण हैं, क्यों ये अर्थव्यवस्था में उदय होता है, दिखाई देता है। तो सबसे पहले है सरकारी लाइसेंसिंग अथवा सरकारी नियंत्रण। इसमें एक चीज़ ये है कि एक फर्म को या एक उद्योग को सरकार के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तो उस उद्योग और फर्म पे उस व्यक्ति का एकाधिकार होता है, ठीक है, जिसके में या फिर सरकार यदि उसका लाइसेंस स्वयं सरकार लेती है तो वो फिर सरकार का उद्योग या फर्म होता है, सरकारी होता है, और इसमें सरकार का नियंत्रण भी होता है। पूरी तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी उद्योग को पूरी तरह से छूट नहीं दिया जाता, थोड़ा सा सरकार का नियंत्रण इसमें होता है, ठीक है। तो सरकार के द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है और जिस उद्योग या फर्म को वो लाइसेंस मिलता है वो उस पर उसका एकाधिकार माना जाता है। फिर एक पेटेंट अधिकार, किसी वस्तु या उत्पाद का यदि एक फर्म या उद्योग या एक व्यक्ति उसका पेटेंट करा लेता है। पेटेंट कराने का मतलब है कि वो वस्तु वो एक उद्योग या एक उस फर्म ने बनाया है, ठीक है, उस पर और किसी का अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति और किसी अन्य फर्म का या उद्योग का अधिकार नहीं होता है, तो वो पेटेंट अधिकार उस फर्म, उस उद्योग या उस व्यक्ति को प्रदान हो जाता है। वही अपने उत्पाद को बेच सकता है, अन्य कोई और व्यक्ति नहीं। ये एक चीज़ है। फिर इसीलिए इसको पेटेंट कहा जाता है। आप सुने होंगे बासमती पेटेंट, बासमती चावल जो है वो भारत ने पेटेंट कराया है, अर्थात उस बासमती चावल को बेचने का अधिकार किसको है? सिर्फ इंडिया को, भारत को, क्योंकि वो हमारे देश में उसका पैदावार होता है, ठीक ना। तो बासमती चावल हो गया, हल्दी हो गया, हल्दी का भी पेटेंट भारत ने कराया है। आगे प्राकृतिक उपहार, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रकृति के द्वारा उपहार में मिलती हैं, ठीक ना। जैसे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो प्रकृति के द्वारा हमको मिला हुआ है। या फिर कुछ, अब जैसे जबलपुर का उदाहरण ले लीजिए, जबलपुर में सॉफ्ट मार्बल मिलता है जो कि और कहीं किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता है, और उस सॉफ्ट मार्बल से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो वो सॉफ्ट मार्बल कहाँ से आएगा? जबलपुर से आएगा, यानी कि जबलपुर का उस पर अधिकार है, उस मार्बल का, उस पत्थर का, ठीक ना, जिससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो ये हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई, किसी व्यक्ति या किसी उद्योग के द्वारा ये निर्मित नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक उपहार के रूप में हमको मिला। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके कारण एकाधिकार बाजार उदय होता है, ठीक। अब इसके अंतर्गत है आगे एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय। इसमें बच्चों ऐसा है कि एक उत्पाद, मान लीजिए एक उत्पाद के एक वस्तु के कई उत्पाद, कई प्रोडक्ट आते हैं मार्केट, जैसे टूथपेस्ट, एक फॉर एग्जांपल ले लीजिए टूथपेस्ट, ठीक ना। तो उसमें क्या है, टूथपेस्ट में कई तरह के टूथपेस्ट हैं, टूथपेस्ट उद्योग होता है, तो उसमें कई तरह के टूथपेस्ट बनते हैं। जैसे उदाहरण
कोलगेट है ना, और कोलगेट ले लीजिए, पतंजलि का आजकल आ रहा है वो है, क्लोजअप है, ये ढेर सारे कई उत्पाद हैं। तो एक उत्पाद के अलग अलग या एक वस्तु के अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट हमारे सामने आते हैं। तो इसमें ये चीज़ होता है, ठीक ना। तो टूथपेस्ट उद्योग हो गया, या फिर सोप इंडस्ट्री, साबुन जहाँ बनाए जाते हैं, साबुन भी कई तरह के साबुन भी हैं। सोप जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी कई तरह के हैं, यानी कि अलग अलग साबुन के अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अलग अलग लोग बनाते हैं। डिटॉल है, लक्स है, कई है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, पेयर्स है ना, डव है। तो ये सब, इसी तरह शैम्पू के भी हैं, कई अलग अलग ब्रांड के शैम्पू हैं, अलग अलग इंडस्ट्री, यानी कि वस्तु क्या है, एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है, विभेदात्मक है। तो वो उस बाजार को एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, मतलब एक ही वस्तु के कई विक्रेता, ठीक ना, एक वस्तु के कई विक्रेता होते हैं, तो वो चीज़ हो जाता है एकाधिकार। तो जो एकाधिकार प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं जो है पूर्ण प्रतियोगिता से ली गई हैं, और कुछ जो है एकाधिकार का स्वयं का, दोनों मिक्स होकर एकाधिकार प्रतियोगिता बनता है, ठीक। अब एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले इसकी विशेषता है, एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं, ठीक है। एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं, इसमें सबसे पहले विशेषता है आपकी कि इसमें अनेक विक्रेता होते हैं और अनेक क्रेता होते हैं, दोनों। एक वस्तु के इसमें अनेक क्रेता व विक्रेता होते हैं, एक ही वस्तु के कई क्रेता होते हैं और कई विक्रेता होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, एक वस्तु है टूथपेस्ट का उदाहरण लिया था, लेकिन उसको बेचने वाले भी कई हैं और खरीदने वाले भी मार्केट में कई लोग होते हैं। तो ये भी है, ये देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की भी विशेषता ऐसी है, ठीक ना। तो दोनों का सम्मिश्रण है इसमें एकाधिकार प्रतियोगिता में। तो और दूसरा है कि वस्तु विभेद। वस्तु विभेद मीन्स एक ही वस्तु के अलग अलग रूप रंग वाले हैं। दूसरी विशेषता वस्तु विभेद पाई जाती है। वस्तु विभेद की स्थिति है, यह अर्थात एक ही वस्तु के अलग अलग विक्रेता। जैसे अभी हमने शैम्पू का या सोप का जो एग्जाम्पल लिया है, उसके अलग अलग विक्रेता होते हैं, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग विक्रेता होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है, और इसमें फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन में स्वतंत्रता होती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नई फर्में इसमें प्रवेश कर जाती हैं और पुरानी फर्में जो है वो प्रवेश कर सकती हैं, पुरानी फर्में छोड़ के जा भी सकती हैं। फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन पर प्रतिबंध नहीं होता, प्रतिबंध
जा सकती है। दोनों को वो होता है, अधिकार होता है कि वो नई फर्म में प्रवेश करें, पुरानी फर्म में इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि बाजार का इसमें जो है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ठीक ना। चौथा है बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसमें जो विक्रेता है या क्रेता है उसको बाजार की स्थिति के विषय में विशेष जानकारी नहीं होती, इसलिए वो कीमत पे नियंत्रण भी नहीं रख पाता है और अपनी वस्तु का मार्केट में कैसा डिमांड है इसके विषय में भी नहीं जान पाता है। तो ये एक तरह से एक कमी है जिसके कारण और इसी के कारण वो विक्रय लागतों का भी अंदाज़ा नहीं लगा पाता। विक्रय लागत का अर्थ होता है, आगे और इसके विषय में मैं बताऊंगी। विक्रय लागत का अर्थ होता है कि अपने माल को बेचने में जो लागत लगती है। माल को बेचने का अर्थ है कि यदि हम किसी उत्पाद को बेचते हैं तो ऐसे ही वो मार्केट में कोई व्यक्ति उसको नहीं लेगा, किसी भी उत्पाद को। उसका हमें क्या करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ेगा ना, विज्ञापन निकालना पड़ेगा, सेल्समैन रखने पड़ेंगे ताकि वो उस उत्पाद का प्रचार कर सके, और भी कर्मचारी रखने होंगे प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए। तो वो सब विक्रय लागत में शामिल हो जाती है, यानी बेचने में जो व्यय होता है, जो लागत लगती है उसको विक्रय लागत कहते हैं। ठीक, जो चीज़ किसी भी प्रोडक्ट को बेचने में जो लागत लगती है उसको विक्रय लागत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विज्ञापन पर व्यय, ठीक, सेल्समैन पे जो खर्च होता है, जो अन्य कर्मचारी हम रखते हैं उस पर व्यय, तो ये सब विक्रय लागत के अंतर्गत आती है। तो विक्रय लागत, इसमें विक्रय लागत भी शामिल होता है। कुछ होते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता का अर्थ होता है, इसमें छठा पॉइंट है गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता, इसका तात्पर्य है कि जब इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा बेटा नीचे, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ बेटा कि ये वाला गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता, इसमें कीमत का प्रतियोगिता नहीं पाई जाती क्योंकि कुछ समूह होते हैं। मान लीजिए कुछ इंडस्ट्री मिल के, कुछ फर्में मिल के अपना एक संघ बना ले, समूह बना ले, कार्टेल जिसको कहा जाता है, वो बना लेता है और वो तय करता है मूल्य का, ठीक ना, प्राइस तय कर लेता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस यही रखेंगे। तो फिर उसमें क्या हो जाती है, कीमत प्रतियोगिता, प्राइस पे कंपटीशन नहीं रह जाता। गैर कीमत प्रतियोगिता इसमें फिर शामिल हो जाती है, किसी प्रकार की कोई कंपटीशन इसमें नहीं होता, एक ही मूल्य पे सारे उत्पाद को बेचा जाता है, प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो इसको गैर कीमत प्रतियोगिता कहा जाता है। ठीक, तो इसमें कीमत परितंत्र जो है अपने उत्पाद के विषय, मतलब कि वो प्राइस को तो नहीं बढ़ाएगा लेकिन अपने जो प्रोडक्ट है उसकी विशेषताओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तभी यदि हम अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तभी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जैसे आप एडवर्टीजमेंट टीवी पे देखती हैं, हर चैनल पे एडवर्टीजमेंट आता है। एक एडवर्टीजमेंट लगभग 30 सेकंड का होता है और उस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक ना। 30 सेकंड के एक उत्पाद के एडवर्टीजमेंट के लिए लाखों रुपए इंडस्ट्री जो है वो उत्पादक जो है वो खर्च करता है। क्यों करता है? ताकि उसके उत्पाद के विषय में पूरा देश, पूरा विश्व जान सके। तब उस
उसमें क्या उस 30 सेकेंड में उस प्रोडक्ट की विशेषताएं दिखाई जाती हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या विशेषताएं हैं। जैसे फेयर एंड लवली देख लीजिए, कोलगेट देख लीजिए, कोई भी कॉस्मेटिक लॉरियल है या जो लैक्मे वगैरह है, कोई भी चीज़, किसी भी वस्तु का जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है उसकी पूरी विशेषताएं उसमें 30 सेकंड के अंदर लोगों तक पहुंचाई जाती हैं ताकि लोग उस उत्पाद के, उस प्रोडक्ट के विषय में जान सकें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकें। तो ये क्या हो जाता है, इसमें वो विक्रय लागत भी फिर शामिल हो जाती है। एडवर्टीजमेंट पे लाखों रुपए खर्चे तो वो विक्रय लागत में भी शामिल हो जाती है। अब तो इतना ये समझ में आई बात, ठीक है। विक्रय लागत नहीं समझ में आएगी मुझसे पूछिएगा इसको जरूर। अब इसमें है कि जो मांग है, जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो हमेशा विपरीत दशा में होती है। यानी कि जो हम लोग उसमें पढ़े थे एकाधिकारी में, वही चीज़ इसमें भी होता है। मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। मांग वक्र, नेक्स्ट पॉइंट है, मांग वक्र जो है हमेशा ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। मांग वक्र समान नहीं होता, मांग वक्र समान नहीं होता, ठीक ना। इसमें मांग वक्र जैसा हमने उस बार बताया था लास्ट क्लास में, वही मांग वक्र यहाँ भी बनता है। यदि वो भी प्राइस है तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, वो क्यू है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये बनेगा, ठीक है। फिर है यदि प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ते हो गई OP1, ठीक ना, OP1, तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। और इतना ध्यान रखिए कि कोई भी वस्तु की मात्रा घटती बढ़ती है, एकदम से वस्तु की डिमांड समाप्ति नहीं हो जाती, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 40 रुपये केजी हमको चीनी मिल रहा है, तो हम 5 केजी खरीद लेते हैं एक साथ, और मान लीजिए बढ़ गया और 45 रुपये केजी मिलने लगा, तो उसकी हम मात्रा घटा देंगे। 5 केजी के बजाय हम 4 केजी ही खरीदेंगे, ठीक ना। एकदम से चीनी की डिमांड समाप्त नहीं हो जाती है, तो इसलिए मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मात्रा घटती हो जाती है, OQ1। अब यही डिमांड लाइन बनेगी, इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए, मान लीजिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों को मिलाते हुए एक डिमांड लाइन बनती है DD, जो कि बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट होती हुई। अब इसमें एक और है AR MR, ठीक ना, औसत आय और सीमांत आय। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी, ठीक ना, तो औसत आय और सीमांत आय दोनों कम होती जाती है, ठीक। तो औसत आय, सीमांत आय जब कम होगी, पहले क्या पूर्ण प्रतियोगिता में हम लोग क्या पढ़े थे, औसत आय और सीमांत आय कैसे है, ऐसे है, AR बराबर MR, दोनों संतुलन की अवस्था में होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। लेकिन एकाधिकार मार्केट में जो है, जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, औसत आय और सीमांत आय धीरे धीरे शिफ्ट होते होते ऊपर की ओर जाएगी और ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, जो कि हमेशा AR जो है MR से हमेशा ऊपर होती है। AR से, देखिए ये जो लाइन है, ये मान लीजिए AR है, जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती गई, एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया, कम होता जाएगा, नीचे की ओर गिरती जाएगी एवरेज रेवेन्यू, और हमेशा AR से MR कम होती है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है, सीमांत आय जो है, औसत आय से हमेशा कम होती है। तो ये ऊपर से नीचे ऐसे लाइन बनती है इसमें एकाधिकार मार्केट में, ठीक। तो इसलिए AR और MR दोनों एकाधिकारी प्रतियोगिता में कम होती जाती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा एकाधिकार प्रतियोगिता के विषय में,
और इसकी जो विशेषताएँ हैं वो इसके विषय में और थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ें। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्पाधिकार बाजार, ठीक ना। अधिकार बाजार के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, डायग्राम या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकती हैं। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। धन्यवाद।